Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So in this video, what we'll be discussing is the topic you can see on your screen. ठीक है, pre-board number 1. Hopefully we will be having a 2 or 3 pre-board sessions. जिसका पहला pre-board हमने yesterday conduct किया, right? और उसमें जो है पूरा वो पैटर्न था 3 घंटे का पेपर. उसमें वो पूरा का पूरा पैटर्न था एज पर योर बोर्ड सिलेबस. उसमें केस स्टडीज भी थी. इट इंक्लूडेड योर assertions एंड रीजन स्टेटमेंट ऑल्सो. उससे पहले कभी किया था आपने वो वाला assertion स्टेटमेंट, मतलब स्कूल प्री बोर्ड में किया? ठीक है, ओके. प्रैक्टिस उसकी भी रखनी है. हालांकि कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा बहुत उसमें जो ध्यान देने की बातें हैं वो करेंगे. वो उसमें से भी एक गलत है, उसमें से भी एक में मिसप्रिंट है ना. चलो देखेंगे. सो इन ऑल टोटल 3 क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है. तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन सामने आएंगे मैं आपको बता दूंगा, है ना. अच्छा, उसके जो मार्किंग होगी वो ऐसे होगी कि अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट करने का मतलब, अटेम्प्ट करने की डेफिनेशन समझो. अटेम्प्ट करने का मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें द लिख के आ गए सर हो गया अटेम्प्ट. ये अटेम्प्ट करना नहीं होता है. उसको जेन्युइनली जैसा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना होता है, अटेम्प्ट करना. अगर ऐसा आप करके आए हो तो उसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं, जो आप कहते हो फ्री मार्क्स, है ना. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, खाली छोड़ा है, या इतना मतलब इतनी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो अटेम्प्ट करना माना जाए, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इवन इफ द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट और मिस प्रिंटेड और एनीथिंग. ओके फाइन. सो 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस में इन ऑल जो मेरी नजर में आया कल जाते ही. मैंने पेपर मैंने पहले 3 घंटे आपके साथ बैठ गया 3 घंटे, फिर मैंने 3 घंटे नहीं मतलब 1 घंटा मैंने उस पेपर को दिया. तो वो 2 या 3 क्वेश्चंस मुझे मिले. और भी अगर कुछ होगा तो वी विल डिस्कस. ओके, सो दिस इज बेसिकली एन एनालिसिस क्लास. यू एंड वी कैन शेयर योर व्यूज, आवर व्यूज. भाई सर इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आपको जिस भी प्रकार की डाउट्स हो कि ऐसा क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, तो आप बेफिक्र होके फ्रीली यू कैन आस्क, है ना. ओके, फील फ्री टू आस्क, है ना, लिखा रहता है ना टेबल, फील फ्री टू आस्क. सो बेसिकली यू विल फील फ्री टू आस्क. 1 सेकेंड में लूंगा. ओके स्टूडेंट्स, चलो. सो लेट अस नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर. You will have to reach 5 or 10 minutes prior to your examination time, because देखो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये हम जनरली इग्नोर करते हैं. एटलीस्ट जो पहला पेपर होगा आपका, फिर तो क्या है कुछ इंस्ट्रक्शंस कॉमन होते हैं. ठीक है, तो पहले पेपर में तो आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंचना है, मतलब हाफ एन आवर अपनी सीट पर बैठ जाने चाहिए. तो उस हिसाब से आपको चाहे 1 घंटे पहले पहुंचना है या 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, वो आपकी अपनी अपनी पर्सनल व्यवस्था है. ठीक है, आप अपनी सीट पे, एग्जामिनेशन सीट पे आप कम से कम एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले जाके बैठेंगे फर्स्ट पेपर में. और फिर बाकी के जो नेक्स्ट पेपर्स होंगे उसमें 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप लेके चलेंगे. तो उसमें क्या करेंगे आप, 15 मिनट आपको बोर्ड एक्स्ट्रा देती है 3 घंटों के अलावा ये इंस्ट्रक्शंस रीड करने के. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस रीड करने की, कौन सा क्वेश्चन, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कितना कितना उनका वेटेज है, किस किस में इंटरनल चॉइस है. जैसे कि देखो ये कह रहा है सेक्शन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी. इंटरनल चॉइस किस किस में है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले उसमें इंटरनल चॉइस है, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले उसमें इंटरनल चॉइस है, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले उसमें इंटरनल चॉइस है, और एक एक क्वेश्चन जो केस स्टडी में है 2-2 मार्क्स के उसमें भी इंटरनल चॉइस है. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक बार हमको पढ़ लेनी है. जैसे मैथ्स के पेपर में ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन होता है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7. तो सिमिलरली किसी और जैसे साइंस का या कहीं और एग्जाम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन हो सकते हैं जो आपने रीड नहीं किए और उसकी वजह से आपका एक आध क्वेश्चन कुछ गलत हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करें. सेक्शन नंबर ए. सेक्शन ए में हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि यू विल हैव टू ओनली टिक द करेक्ट आंसर, मतलब आपको केवल लिख के आना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. फिर भी कई बच्चों ने कुछ लेट आए थे तो ये आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो अभी तो उनको मार्क्स दे देंगे हम, बट हमेशा इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करना है. ओके, आपको इंस्ट्रक्शंस अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ही भरना है या लिखना है तो केवल उतना ही लिखना है. आपको ऐसे भी नहीं लिखना है फिर ऑप्शन ए पी क्यू, ऐसे भी नहीं लिखना है, पी क्यू भी नहीं लिखना है. ऑप्शन ए मींस ऑप्शन ए, अब ऑप्शन ए में क्या है आंसर वो नहीं लिखना है. ठीक है, और कई लोग ऐसे भी लिख के आते हैं पी क्यू बिकॉज, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, तो उसके उल्टा कट जाते हैं कई बार. मिलना तो बहुत दूर की बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 ही नंबर मिलेगा, पी क्यू लिख के छोड़, मतलब ऑप्शन ए लिख के छोड़ दोगे तो भी, है ना. उसके अलावा कट और जाते हैं. फ्रस्ट्रेटेड मेरे जैसा कोई होगा तो काट देगा, इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं पढ़ता बच्चा, समझ गए.
तो जितना कहा जाए उतना करना है, दैट्स इट। वो ऐसा करोगे तो आपको बाकी पेपर को अटेम्प्ट करने का टाइम भी बचेगा, और आप सारा टाइम इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस में दे दोगे तो बाकी का आपका पेपर, फिर आप कह रहे थे कम था टाइम, तो इसलिए कम लगा आपको टाइम। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, रियल नंबर्स। इफ a इक्वल टू पी क्यू टू द पावर 4, थोड़ा जूम करूं हल्का सा। चलो देखो, इफ a इक्वल टू पी क्यू टू द पावर 4, b इक्वल टू पी स्क्वायर, वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर्स। तो एलसीएम ऑफ a एंड b चाहिए हमको। तो एलसीएम निकालना, वैसे हमारा ये चैप्टर भी रिवाइज नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको पता है ना एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन। एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो है उसकी फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसकी फुल फॉर्म। इसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है, बोलो। हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द एल्गोरिथम, प्रोडक्ट ऑफ highest powers, product of highest powers of each and every factor, each and every factor। तो हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर पकड़नी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर कितने फैक्टर्स हैं आपके पास, P एंड Q, दो फैक्टर्स हैं, P एंड Q दो फैक्टर्स हैं, और इधर केवल P है। तो सबसे पहले तो आपको ईच एंड एवरी फैक्टर लेना है, तो आपको P भी लेना होगा और आपको Q भी लेना होगा। फिर उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे P की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और यहाँ पे 1, तो बड़ी कौन सी हुई 2, तो हाईएस्ट पावर लेनी है। Q की दोनों में से चेक करके बताओ हाईएस्ट पावर कौन सी है 4, तो आपको 4 लेना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट करना है, दैट मींस आंसर विल बी P स्क्वायर Q टू द पावर 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ चेक नहीं करना आज, आपको पूरा यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, ओके, आपके आंसर शीट आपको मिल जाएंगी चेक होके 2 या 3 दिन में। ठीक है, रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, रैंक भी पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m - 117। तो HCF की भी एक बार डेफिनेशन बता देते हैं। फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एल्गोरिथम क्या होता है, इसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है। इसमें हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इसमें हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट या लीस्ट, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर of only the common factors, not each and every factor, of only the of the common factors। यही करते हैं हम, बताओ। तो हालांकि इसने HCF हमसे पूछा नहीं है, बट HCF निकालते तो ऐसे ही है। अब इसने HCF किस किस का पूछा है, 65 एंड 117। तो 65 के फैक्टर्स करो। 65 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 × 13, राइट, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, प्राइम फैक्टर्स की। एंड 117 के होते हैं 3 × 3 × 13, क्योंकि 39 जा होता है वो। ठीक है, तो अब इन दोनों में से सबसे पहले तो आपको कॉमन फैक्टर छांटने। पीछे एलसीएम वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सारे फैक्टर्स लिए, इस बार सारे नहीं लेने, ओनली द कॉमन फैक्टर्स। तो पिक द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम। 5 इज द कॉमन, नहीं 13 इज द ओनली कॉमन फैक्टर दोनों में, और उसकी लोवेस्ट पावर, तो इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1, तो लोवेस्ट पावर 1 ही होगी, दैट मींस 13 टू द पावर 1, यानी कि 13 विल बी द HCF। ये हो जाएगा HCF, बोलो। अब HCF नहीं चाहिए लेकिन उसको, अब उसने क्या कहा कि इसके HCF को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो M की वैल्यू क्या होगी, है ना। इसके HCF को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो M की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी मत करो, आपका HCF 13 आया है, इसको इससे इक्वेट कर दो और M निकाल दो, दैट्स इट। भाई HCF 13 आया है, इस HCF को मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, अब यहाँ से M की वैल्यू क्या होगी, तो 65 M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -117 + 13 कितना हो जाएगा, 130। So M will be equal to 2. Fine. ऑप्शन नंबर बी टिक करो, चलें आगे। ठीक है, एक एक नंबर में ज्यादा टाइम नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन। यस यस, इस पे बिल्कुल प्रकाश डालूंगा मैं। अभी सॉल्यूशन की बात ही नहीं करूंगा मैं तो ये कहूंगा कि क्वेश्चन आपने देखा तो आपने इसको कैसे अप्रोच किया, आपका एटीट्यूड क्या था इस क्वेश्चन के प्रति, कैसे कैसे देखा भी मेरे को क्या करना है इसमें, बोलो क्या किया आपने। बोलो सुयश, आपने क्या किया इस क्वेश्चन में। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। लक्ष्मी, आपने क्या किया इसमें। अच्छा, ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 2 मिनट में ऐड सब्ट्रैक्ट छोटी इक्वेशन बन गई और सब कुछ हो गया। ओके, इजी थी। चलो हाँ, आप बताओ। यही किया, मतलब आपने दोनों को जोड़ा क्यों, ऐड क्यों किया। नितिशा क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ है, दैट्स इट। यस, सो दिस इज द राइट मेथड। आप थोड़ी ना इसको 32
को 33 से मल्टीप्लाई करोगे एलिमिनेशन मेथड के पर्पज से, और 33 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे और दो इक्वेशंस बनाओगे, फिर एक्स वेरिएबल एलिमिनेट करोगे, फिर वाई पुटअप करोगे। ये काम आप करते अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर का होता। बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको उतनी ही वैल्यू करनी है, इसकी औकात 1 नंबर की है, इसकी औकात के हिसाब से इसको टाइम देना है। समझ गए कैसे? जस्ट पुट द ऑप्शंस इन दिस इक्वेशंस, जो सेटिस्फाई हो वही आंसर है। यस, तो यही तरीका होता है। देखो, हाँ, एमसीक्यू में नहीं आया तो 1 नंबर का भी नहीं आएगा। तो देखो, सैंपल पेपर की बात मैं नहीं कह सकता, बाकी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 3 का आएगा, उसमें आपको सब कुछ करना है। ठीक है, मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको सब कुछ करना है, जैसा जैसा अभी हमने डिसाइड किया, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा जैसा हमने किया। समझ गए? हाल फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन का सिलेक्शन, जैसे -1 और 2 को पुटअप करते हैं हम। तो देखो, -1 एक्स की जगह 2 की जगह, ठीक है, तो पुटअप करो 32 इंटू -1 प्लस 33 इंटू 2, ऐसे करोगे। 32 इंटू -1 क्या होता है, -32, एंड 33 2 क्या होता है 66, एंड 66 -32 क्या होता है 34। मिल गया? तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई होते ही इसको टिक मार्क मत कर देना, क्योंकि ये 2 इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, तो दूसरे में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दूसरे में भी चेक करो, इसमें भी चेक करो, इसमें चेक करो। 32 इंटू अगेन -1 प्लस 32 इंटू 2, सो इट इज -32, बोलो 33, ओके 33 है, ठीक है। 32 2 जा 64, इट विल बी 31। सो ये लो, दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, बट मैंने आपको कहा कि एमसीक्यूज में एक बार ऊपर ऊपर से नजर सब में डाला करो। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बट हो सकता है कि आपने इधर कैलकुलेशन करने में कोई गलती तो नहीं कर दी, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो -1, अब ऐसे ऑप्शंस देखते ही एलिमिनेट करो। भाई देखो, -1 और 2 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो -1 और 4 के चांसेस नहीं है, फिर 4 तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसका 4 गुना करोगे तो 32 का 4 गुना 100, 125 हो गया, उसमें से 30 घटाओगे तो 31 थोड़ा ना बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन देखते ही बिल्कुल अवॉइड कर दो, मतलब लीक से हटा दो, और ये वाला ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा आप इस ऑप्शन को और चेक कर लो। तो इस ऑप्शन को आप पहले में ही पुटअप करोगे तो आप इसको बाहर कर दोगे। देखो 32 बन जा 32 इंटू 33 इंटू -2, राइट, सो इट विल बी लाइक 32, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, 32 प्लस माइनस का 66, तो कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 34 माइनस का, लेकिन माइनस का तो इधर प्लस है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। तो ये सारी टेक्निक्स हमको अप्लाई करनी है, मतलब कॉमन सेंस एमसीक्यू को अप्रोच करने का एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसको कहते हैं कॉमन सेंस, तो उसको भरपूर मात्रा में यूज करना है अगर अपन को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट करना है तो। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। लक्ष्मी, कितना टाइम लगा था, 5 से 10 मिनट, और 10 मिनट में आपको मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ना कि केवल 1 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इन केस आपको कोई अप्रोच नहीं समझ में आ रही है, जैसे ये तो चलो क्लिक कर गया कि चलो एक एक करके पुटअप करके देख लेते हैं ना, लेकिन मान लो नहीं समझ में आ रही है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो हाल फिलहाल। ठीक है भाई, बॉलर बाउंसर मारता है ना तो बॉल को छोड़ना पड़ता है, अच्छी बॉल को रेस्पेक्ट देना पड़ता है, जबरदस्ती मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। ठीक है, पहले पिच पे सेट हो जाए, टाइम स्पेंड करो पिच पे, उसके बाद वापस आओ कि अब मार तू बाउंसर। समझ गए? और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन पहले नहीं लग रहा होता है, दिमाग नहीं लग रहा होता है, आप छोड़ के बाकी करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, कॉन्फिडेंस गेन करो कि हाँ मेरा काफी लेवल तक पेपर हो चुका है, कॉन्फिडेंस गेन करके वापस देखोगे ना ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, ऐसा होता है। उसी टाइम जिद करोगे नहीं मैं तो तेरे को अभी करूं, तो उसका तो क्या जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है वो क्वेश्चन। समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट, फोर्थ वन, if a pair of linear equations is consistent then the lines will be। अच्छा जी, consistent solution inconsistent solution सीखा था हमने। inconsistent means lines do not intersect, that means they are parallel, और consistent solutions में दो केस होते हैं, या तो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या बार बार बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, तो कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डन। चलो, कोई डाउट नहीं है, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं इन क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दूंगा, जैसा भी आया था ना भाई इसमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम दूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट में नहीं घुसूंगा अभी, कैसे होता था क्या नहीं होता था ना, वो सब आपको पढ़ाया हुआ है। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आगे होके पूछ सकता है ना, रिवीजन के हिसाब से, अगर आपको सर इसमें क्या था थोड़ा बता दो तो बता दूंगा मैं, आप नहीं पूछोगे तो मैं अज्यूम करूंगा आपको आता है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है,
यस, तो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ हैज आर इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या था, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है k एंड c क्या है 3, इट शुड बी इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 12k इक्वल टू 0, तो 12k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 1/3, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, नो डाउट, ओके। क्वेश्चन नंबर, यस, एक मिनट, हाँ बोलो। -12 के उधर जाएगा तो +12 के, -12 के तो फिर दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर अगले केस में प्लस हो जाएंगे। देखो अगर आप 4 को उधर ले जाओ तो -12 के इधर रह जाएगा, उधर -4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को प्लस कर दो माइनस से मल्टीप्लाई करके, और इससे अच्छा है इसी को ले जाओ वहां पे, तो ये 12 के उधर रह गया, 4 इधर रह गया, 12 के और 4 बराबर हो गए, कैसे भी लिख दो, 4 इक्वल टू 12 के लिख दो या 12 के इक्वल टू 4 लिख दो, फाइन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो गलती होने के चांसेस है कि देखो -1/3 गलत ऑप्शन, मतलब आप थोड़ा सा स्लाइटली अगर गलत करके कहाँ पहुंचोगे वो ऑप्शन जरूर रखेगा, आप करो तो सही गलती, आपको वो ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा, थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक से आप जहां भी पहुंचोगे ना फिसल के, वो ऑप्शन हमेशा आपको वहां पे 4 ऑप्शन में से एक रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब मैं देखो 6 वाले क्वेश्चन को मैं नहीं मानता हूं ये 1 नंबर का है, लेकिन आपको हमेशा 20 में से 1 या 2 ऐसे लगेंगे कि यार ये तो ज्यादा नंबर का होना चाहिए, पर इसमें है, तो देखो या तो स्पीड से कर दो फटाफट, ये है तो ठीक है मैं कर देता हूँ, क्या सोचना, आ गया तो आ गया, लड़ोगे थोड़ा ना, और या फिर छोड़ दो, ऐसे मत कि सर करूं नहीं करूं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, या तो कर दो या छोड़ दो। स्पीड अगर आपकी है, आपने ये प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, क्वेश्चन पिक करना है अपने को, यहाँ इस क्वेश्चन में मेरी प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, 1 नंबर का मैं फटाफट खींचता हूँ उसको, ठीक है, चलो तो करो फटाफट। तो पैरेललोग्राम के इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्लास में सजेस्ट किया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, आप सेक्शन फॉर्मूला पे जाएंगे, यही बताया था, सेक्शन फॉर्मूला पे जाएंगे। देखो कैसे, लेट्स से कि ये पैरेललोग्राम है, परफेक्ट नहीं बना, कोई बात नहीं, मैनेज करना, ABCD, नाउ द डायगोनल्स, ओके, टेल मी द गिवन वर्टिसेस, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, बी के 4,y 4,y, सी के x,6 एंड डी के 3,6। नाउ व्हाट, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट O ले लूं, और हमको बताया था पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस DO बराबर BO एंड AO बराबर CO, बताए, या फिर यूं कहूं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, O जो है AC का भी मिड पॉइंट बनेगा और BD का भी बनेगा, तो अगर ये मिड पॉइंट बनेगा तो सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट वाला केस क्या कहता है कि मिड पॉइंट निकालना हो तो x1 प्लस x2 एवरेज ले लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ठीक है। तो आप O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, तो अब सवाल ये कि सर यहां से निकालेंगे या वहां से निकालेंगे, तो पहले तो वहां से निकाल लो जहां से निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल x कोऑर्डिनेट में यहां से नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ x है, नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन यहां से निकाल सकता हूँ 3 और 4 से, तो x कोऑर्डिनेट जहां से निकल सकता है, भाई AC से नहीं निकल रहा है क्योंकि C का x कोऑर्डिनेट मिसिंग है, लेकिन B और D के तो x कोऑर्डिनेट गिवन है ना, 4 और 3, तो 4 और 3 7, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7/2, कॉमा y कोऑर्डिनेट देखो आप यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि 6 और y है, तो यहां से निकाल लो, 2 and 6 8 का आधा 4, तो ये निकल गए आपके O के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर आपने x कोऑर्डिनेट 3 और 4 की मदद से निकाला था, तो अब जो निकला उसको 1 और 6 x की मदद से निकाल के इक्वेट कर दो तो x सॉल्व हो जाएगा, कैसे, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू, क्या निकला था पहले 7/2, 2 से 2 गया, x की वैल्यू 6, बताओ क्लियर, ये हो गया 6, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट आपने निकाला था इसकी मदद से 6 और 2 8 की मदद से, लेकिन अब इक्वेट करो y और 6 की मदद से निकाल के, तो 6 प्लस y, क्यों, यस वो भी देखेंगे, एक बार सॉल्यूशन पूरा करें, 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, सो 4 2 जा 8, सो 8 माइनस 6 विल गिव मी 2, तो 4,2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 6 एंड y की वैल्यू आ गई 2, तो अब आप कह रहे हो 6 and 2 आई है ना, अब आप कह रहे हो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यस ये भी आपको चेक करना है, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन आपको क्लियर कर देता है, आपको अननेसेसरी चीज करने से रोक लेता है, जैसे कि क्या निकाला हमने से पहले x6, अच्छा तो x कोऑर्डिनेट 6 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन टिक ऑप्शन नंबर ए, यस यू कैन डू इट। हाँ अगर 6 समथिंग और होता कहीं पे तो फिर आपको फिर y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ता, हालांकि हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स मैच हो गए 6,2, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, MCQ में इसकी जगह थोड़ी सी अखरी मुझे भी,
जहां से मैंने लिया, बट मैंने कहा कि चलो हर चीज का एक्सपीरियंस करें अपन, ठीक है। और अगर लगता है कि लेंदी है और 1 नंबर के लायक नहीं है, मतलब आप मानते हो यार ये इसकी औकात नहीं है 1 नंबर जैसे, तो छोड़ दो, फिर छोड़ के आगे चलो, फिर बाद में आना, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है, ठीक है। और छोड़ दो तो उसको कुछ ऐसे मार्किंग कर देना, ऐसे नहीं खुद ही भूल जाओ क्या छोड़ा था क्या पकड़ा था। हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, तो बीपीटी हमने लास्ट कुछ दिनों में ही किया था सॉल्व अच्छे से, ठीक है ना। डीई पैरेलल बीसी, एक ट्राइंगल में अगर एक एक लाइन सेगमेंट किसी भी एक साइड के पैरेलल है तो वो अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दैट मींस एडी डिवाइडेड बाय डीबी इक्वल टू एई डिवाइड बाय ईसी, थेल्स थ्योरम। एडी डिवाइडेड बाय डीबी या बीडी लिख लो, जैसा भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडी डिवाइडेड बाय बीडी विल बी इक्वल टू व्हाट, एई डिवाइडेड बाय ईसी या सीई, जो भी उसने पूछा है, ईसी, ठीक है। तो एडी कितना है 4, कुछ कुछ गिवन है आपको, ये 3 चीजें, इन 4 में से, इन 4 कंपोनेंट्स में, इस रेशियो के 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 चीजें देके एक चीज पूछ सकता है, सिखाया था आपको। सो 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू ए क्या है 5 डिवाइडेड बाय, और ईसी आपको निकालना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 5 या 30 डिवाइडेड बाय, या इसको काट लो पहले, 2 से 1 2 से 3 टाइम 5 3 जा 15/2, 15/2 ईसी की वैल्यू हो गई 15/2, दैट मीन 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट। यस, ये क्वेश्चन अच्छा था, है तो इजी बट अच्छा था ना। देखो क्या कह रहा है, देखो अगर मैं डिटेल में बात करूं बेटा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इन फुल डिटेल बात करें कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की, तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर के लिए तो बनानी है 10th के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो आप 12th में सीखते हो, है ना। लेकिन अगर इसको कॉमन सेंस से रिलेट कर दिया जाए तो कॉमन सेंस तो किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए 1 नंबर में भाई कॉन्सेप्चुअलाइज करके इसको 4 नंबर का नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो फिर कॉन्सेप्ट है पूरा, है ना। देखो क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, ओपन प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, कुछ शर्त कंडीशन रख देता है, तो उससे क्या होता है, हमारा सैंपल स्पेस जो होता है ना बड़ा विशाल सारा, वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर, समझ गए, समझ गए ना। जैसे मान लो मैंने एक चिट उठानी है, मुझे सपोज मुझे एक चिट उठानी है 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 में से मुझे एक चिट, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में से मुझे एक चिट उठानी है, तो हर एक नंबर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, या फिर मैं यूं कहूं इवन नंबर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाँ 1/2, यस, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा फिल्टर कर दिया, मैंने क्या करा, उसमें से इवन नंबर की मेरे को चाहिए थी तो मैंने ऑड नंबर हटा दिए, तो फिल्टर हो गया, अब केवल इवन रह गए, तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या करा, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चोजन एट रैंडम, है ना। 26 में से एक लेटर चूज करना है, तो अगर आगे की कोई बात नहीं कहता तो 26 में से एक लेटर चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/26 हो जाती बेटा, हो जाती। कब होती, जब 26 के 26 लेटर्स ओपन है, 26 के 26 लेटर्स ओपन है, कोई शर्त नहीं है। अब उसने क्या कहा, क्या संभावना है कि जो लेटर सेलेक्ट हुआ है वो इनमें से कोई एक लेटर है, वो इनमें से कोई लेटर है, तो ये सारे के सारे लेटर्स फेवरेबल हो गए, मतलब इसके जितने भी लेटर्स है मैथमेटिक्स वर्ड के, वो सारे के सारे क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। और ओपन जो सारे के सारे टोटल लेटर्स आज भी 26 है, टोटल लेटर्स आज भी 26 है, लेकिन फेवरेबल एक लेटर चूज करना था तो एक नहीं होगा, अब एक की जगह ये सारे के सारे इनकी गिनती करनी पड़ेगी, इसमें कितने टाइप के लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कितने टाइप के लेटर्स आ रहे हैं, MATHE, एम काउंट कर लिया अपन ने, ए काउंट कर लिया, टी काउंट कर लिया, ICS। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स के इसमें, तो एक की जगह 8 लिख दूंगा, एक की जगह 8 लिखूंगा, क्योंकि फेवरेबल लेटर्स ही हो गए। सो 8/26 इसको रिड्यूस करेंगे तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आपका एक थ्योरम है सर्किल वाले चैप्टर में कि एक सर्किल को अगर चारों तरफ से क्वाड्रिलेटरल पैक कर दे या सरकमस्क्राइब कर दे, सरकमस्क्राइब करना बोलते हैं इसको, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, देखो ये इस ऐसा फिगर आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं वैसा का वैसा फिगर बना दूंगा ना, तो आपको अरे हाँ हाँ सर ये तो था उसमें, ऐसा फिगर था क्या बताओ, था, ठीक है। और हमने सीखा था कि ऑपोजिट जो साइड्स होंगी, लाइक AB एंड DC ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये सेंटर पे जो एंगल सप्लीमेंट करेंगी, सब टेंड करेंगी, वो सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मीन इसका और इसका एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। अब उधर आओ, तो फिर इसका और इसका सम 180 नहीं होगा क्या, होगा। तो एक गिवन है आपको 125, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 55 डिग्री। बस उसमें जब एग्जाम में, जब हमने क्लास में क्वेश्चन किया था तो हमने इस बात को प्रूव किया था, और प्रूव करते टाइम मैं आपको बता देता हूं कि कई बार कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं
जो उस टाइम तो वो प्रूव कर रहे होते हैं हम उनको, लेकिन वो रूल बन जाते हैं आगे के लिए। हैं वो क्वेश्चंस, मतलब कोई थ्योरम नहीं है, हैं क्वेश्चंस ही, लेकिन वो आगे के लिए क्या बन जाते हैं, रूल बन जाते हैं। तो बताया था, इसको याद रखना कि ओपो देखो ए बी एंड डीसी ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ए बी से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ और ऑपोजिट साइड डीसी जो सबटेंड हुआ, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। ये जो पेयर बनेगा सप्लीमेंट्री पेयर बनेगा, सप्लीमेंट्री मतलब सम शुड बी 180। तो ये 25 है तो 50 है, कोई डाउट नहीं है किसी को। ओके नेक्स्ट, इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो सबको sec स्क्वायर थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे, प्लस cosec स्क्वायर थीटा को आप cot स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे बोलना, 1 + cot स्क्वायर थीटा। फाइन, अब देखो 1 + 1 2 तो यही हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने sec और cosec से हटके tan और cot में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि cot की वैल्यू गिवन थी। तो cot की वैल्यू क्या है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करूंगा, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा tan, सर tan तो गिवन है, अरे रेसिप्रोकल होता है उसी का ही। तो अगर cot थीटा 1/√3 है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 + 2 था ही सही, 2 + 3 5 1/3 ऑप्शन। ठीक है, गलत हो गया, हाँ क्या गलती करी बताओ, डिस्कस करो बेटा, गलतियां डिस्कस करो, इसीलिए बैठे हैं हम लोग, हम और आप इसलिए बैठे हैं। आपने पहले थीटा निकाला जो कि निकला ही नहीं आपसे, अच्छा 60 डिग्री, यस, हाँ हाँ, हम्म हम्म। तो देखो ये वैल्यू रखने वाला जो प्रोसेस है ना, ये अंतिम ऑप्शन होना चाहिए, थीटा की वैल्यू निकाल के इधर रखने वाला जो ऑप्शन है ना, जब और कुछ तरीका ना लगे ना तब होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे सेक और कोसेक को इजीली tan और कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको ये अंदर में पता होना चाहिए, और कॉट की वैल्यू गिवन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आपको भलीभांति इस्तेमाल करना है, कैसे भी कर लो ना बेटा, एच निकाल के करूं उससे नहीं हुआ आपसे, ऐसा कह रहे हो, एच भाई आप वैल्यू जो आप तरीका कह रहे हो ना, एच निकाल के करना, कॉट थीटा की वैल्यू रख दी आपने, कॉट थीटा क्या होता है, अल्टरनेट साइड डिवाइडेड, नहीं ऑपोज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, तो आपने क्या करा, एडजेसेंट साइड को के मान लिया होगा और अपोजिट साइड को √3 के मान लिया होगा, उससे हाइपोटेनस 2 के आ गई होगी, फिर आपने वो ओ ए ओ अपन एच एच से सेक थीटा निकाला होगा, फिर कोसेक थीटा निकाला होगा। तो करने से वो अंतिम ऑप्शन होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, बट वो अंतिम पड़ाव होना चाहिए कि जब अब कुछ भी नहीं लग रहा और टाइम है इतना सॉल्व करने के लिए, तो उससे सॉल्व कर दो। इनका इस्तेमाल कब करोगे, आज नहीं तो कल करोगे, बताओ, जब क्वेश्चन आएगा तभी करने के लिए थोड़ी ना, ये किसने थोड़ा कहा कि जब वो कहे प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो ही उसका इस्तेमाल करें। बेटा हर एक सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, जिंदगी में कहीं पे भी काम आ जाए, ठीक है, केवल इस क्वेश्चन पेपर तक भी नहीं, आगे भी इसको इस्तेमाल करना है अपने, जहां भी अपने को जरूरत पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन द गिवन फिगर, यस हुआ था क्या किसी से सॉल्व, इट इट डिमांड्स ए कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया ही नहीं है, दिस क्वेश्चन डिमांड्स ए कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स से हटा हुआ था, आरबीएससी की बुक में आज भी है, मतलब आपके क्लास 10 के कोर्स से हट गया था, लेकिन के क्लास 10 के कोर्स में, लेकिन एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं है, तो हम क्लास में सीख नहीं पाए, हो सकता है कभी चलते फिरते ऐसे सिखाया हो। तो बताओ क्या, हाँ बोलो, क्या, कैसे, एक मिनट, ओपी, एक मिनट एक जना बोलो, ओपी परपेंडिकुलर है पी आर के, जब इन दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री तो परपेंडिकुलर, अच्छा ये ओपी ओपी, ओके ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो मतलब बेसिक तरीके से सॉल्व हो गया, ये 100 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा चलो अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, एक कॉन्सेप्ट सीखो, उससे डायरेक्ट भी सीखो। देखो एक सर्किल है, ठीक है, 100 डिग्री आंसर करेक्ट है आपका ना, सुनना ध्यान से, एक सर्किल के अंदर मैंने एक कोड बना दी, इसको अपन कहते हैं जीवा ए बी, ठीक है, ओके। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पकड़ा, जैसे बी को पकड़ा या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको अपन बोलते हैं ना, बी को पकड़ा या ए को पकड़ा, किसी को भी पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया बी को, और इस बी पे एक टेंजेंट बना दिया, बना दिया, तो सुनना ध्यान से, टेंजेंट और रेडियस
या टेंजेंट और डायमीटर के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है, तो सब जानते हैं, लेकिन टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल स्पेसिफिक कैसे करें, वो किसके बराबर होता है, वो निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो अगर आपको इस कोड और इस टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है तो वो दो एंगल निकलेंगे, या तो इधर वाला या इधर वाला। भाई कोड और टेंजेंट के बीच में दो तरह के एंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? तो या तो इधर वाला इधर वाला। इधर वाला निकालना है तो उधर की साइड एंगल सबटेंड करा दो, उधर वाला निकालना है तो इधर की साइड एंगल। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, आपको इधर की साइड वाला एंगल चाहिए, तो इस ए बी कोड से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे कहीं पर भी एंगल सबटेंड करा दो, दोनों बराबर निकलेंगे। दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। और अगर आपको इधर की साइड वाला चाहिए तो फिर इस कोड से इस पार्ट पे कहीं पर भी एंगल सबटेंड करा दो, ये इसके बराबर निकले। इधर वाला चाहिए तो उस पार्ट पे एंगल सबटेंड करा दो किसी भी पॉइंट पे, उधर वाला चाहिए तो इस पार्ट पे एंगल सबटेंड करा दो। ठीक है, तो देयर इज अ रूल कि द एंगल बिटवीन अ कोड and a tangent is equal to the angle subtended by the chord on the opposite side of the circle, या opposite part of the circle कह सकते हो, at any point on the opposite part of the circle। ठीक है, याद रहा? तो चलो अब देखो यहाँ पे, अच्छा कोई इसका 90 डिग्री तो नहीं भर के आया? ये देख के, ये देख के 90 डिग्री तो नहीं भर के आया? देखो ऑप्शन में रखा हुआ है, पक्का बताओ, मैं भी चेक करूंगा। जेन्युइन आंसर, ठीक है ना? ये देखो सर, ये सीधा तो दिख तो रहा है, 90 डिग्री ऑप्शन में ही है, क्यों ना भरूं मैं? आप भरते, लेकिन ऐसे डब्बा बना हुआ था तो भरते, नहीं बना हुआ ना, नहीं बना हुआ तो नहीं भर सकते, है ना? ठीक है, अब सुनो, अब सुनिए भाई, इधर सुनिए। देखो, ये मेरी एक कोड है पी क्यू, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उससे बता रहा हूं। ये कोड है पी क्यू, जिसके पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक टेंजेंट बन गया, तो इस टेंजेंट और इसके बीच का जो एंगल है वो 50 डिग्री है। तो अल्टरनेट सेगमेंट पे अगर मैं कहीं पर भी सबटेंड करूं तो वो एंगल भी 50 डिग्री होगा, बराबर होते हैं ना, अभी अभी बताया। अब ये 50 तो उसका डबल अंदर 100 होगा। हाँ, अगर बाहर 50 होता है तो उसका डबल सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल होता है ना 100, तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, डन। चलो, तो कुल मिला के आंसर इज 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, वैल्यूज पुटअप करनी पड़ेगी। साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होता है 3/4, प्लस साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर होता है 1/2। ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पर। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? सो 3/4 प्लस 1/4 1, 1/2 यानी 3/2। डेढ़ हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चले नेक्स्ट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। हाँ जी, ये एंगल है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट जो दिख रहा है ये एंगल है ना। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एक दो ट्राइंगल्स है बेटा एबीसी और डीईएफ। अगर ये रेशियो गिवन है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है, कितनी साइड्स? दो साइड्स। देखो एक बार मैच करो, फ्लो मैच कर रहा है क्या? ए बी, ए बी कहाँ है? ये रहा, डिवाइडेड बाई डीई, ये रहा, सेम फ्लो में है। ठीक है, फिर बीसी, फ्लो जरूर मैच कर लेना, बीसी ये रहा, और ई एफ या एफ ई एफ को एफ ई भी लिख सकते हैं, ये रहा, तो सेम फ्लो में। तो यानी कि दो साइड तो प्रोपोर्शनल है, एक साइड और मिल जाती तो सिमिलर हो ही जाते, बट दो साइड के साथ अब एंगल भी चाहिए, और एंगल इनका कंटेनिंग एंगल चाहिए। यानी ए बी और बीसी का कंटेनिंग एंगल क्या होगा? लेटर कौन सा कॉमन है? बी, तो इनका कंटेनिंग एंगल बनता है एंगल बी। और डी ई और एफ ई का लेटर कौन सा कॉमन है? ई, तो इनका कंटेनिंग एंगल बनता है एंगल ई। तो अगर एंगल बी और एंगल ई इक्वल है तो ही दोनों समान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, सो सिमिलर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? एंगल बी इक्वल टू एंगल, ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे? यश मुझे एक चीज बताना, अरे इधर देखो, एबीसी, देखो इस चीज पे कोई अफसोस जताने की जरूरत नहीं है कि आपने गलत कर दिया, बट द पॉइंट इज दैट कि अब तो सीख लें, बोर्ड में तो ना गलत हो कम से कम। ठीक है, एबीसी, बड़ा पैक्ट, मिनी पैक्ट, फैमिली पैक्ट, एबीसी, और दूसरा क्या है? डीईएफ। दोनों सिमिलर हैं या सिमिलर करने हैं लेट से। तो इसने क्या लिया है यहाँ? ए बी और डीई, तो ए बी का रेशियो डीई से, एंड देन व्हाट? बीसी का रेशियो ईएफ से। तो टेल मी, ए बी और बीसी के कंटेनिंग एंगल एंगल बी है, और डीई और ईएफ का कंटेनिंग एंगल ई, तो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई, देन ओनली दे विल बी कॉल्ड एज सिमिलर, अदरवाइज नॉट। हाँ,
साइड इक्वल है, क्या कह रहा है तू? कौन से डब्बे में कह रहा है तू? कौन से डब्बे में, समझा नहीं। ये मिसप्रिंट के कारण आप कंफ्यूज हो, इसकी जगह क्या हो? अल्फाबेट। मुझे एक चीज बताओ, अगर अल्फाबेट भी हो तो साइड्स इक्वालिटी सिमिलैरिटी का पार्ट एंड पार्सल है क्या? सिमिलैरिटी में अपन साइड इक्वालिटी देखते भी है क्या? नहीं देखते ना। साइड की तो प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाती है, वो दे रखी है। तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे एंगल था। ठीक है, समझ गए? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इधर आ जाओ। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर क्या होता है, जल्दी बोलो। सेक्टर, पिज्जा का स्लाइस। पिज्जा खाते हैं, एक स्लाइस निकालते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड है सेक्टर। किससे बनता है? किससे बनता है? फॉर्मेशन दो रेडियाई और एक आर्क से। दो रेडियाई और एक आर्क से। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरीमीटर? परिमाप, बाउंड्री का सम। बाउंड्री का सम, दैट मींस इसकी बाउंड्री का सम चाहिए। कोई आदमी यहां से भागे, यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, तो कितना भागा, ये चाहिए आपको। तो बेसिकली यू विल हैव टू ऐड रेडियस, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। इसको लेंथ ऑफ आर्क ही कहोगे और क्या कहोगे? सो लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है? 45 डिग्री। सो इधर कर देते हैं 45 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? 14 प्लस 28। हाँ, इस पूरे में फिर अपन 14 एंड 14 ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो ये 8 टाइम्स जा रहा है, फिर 7 से 2 टाइम्स गया, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, तीनों में से 2 का के 8 गया, बचा 11। तो इसकी लेंथ तो आ गई 11, वो 14 है ही से, ये 14। बाउंड्री का सम यानी पेरीमीटर निकालूंगा, 14 14 28 प्लस 11 39 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। ओके, चले नेक्स्ट। Question number 15. Yes, the radii of two cylinders in the ratio is 3:5. If their height are in the ratio 2:3, then the ratio of CSA is, देखो शॉर्टकट है 3 into 2 5 into 3। शॉर्टकट है 3 into 2 is to 5 into 3। भाई अगर दो सिलेंडर का रेडिया इस रेशियो में है और हाइट इस रेशियो में है, तो उसका किसी भी टाइप का एरिया ले लो, चाहे कर्व सरफेस एरिया ले लो, चाहे टोटल सरफेस एरिया ले लो, उसका रेशियो क्या निकलेगा? रेडियस को हाइट से, रेडियस को हाइट से। ये तो शॉर्टकट है। 3 2 जा यानी 6:15, यानी कि 3 से काटूंगा तो 2:5। आंसर तो ऐसे ला सकते हो। अब कॉन्सेप्चुअलाइज करें इस चीज को, तो देखो लेट्स से रेडियस का रेशियो क्या गिवन है? 3:5। तो रेडियस हम दोनों का R1:R2 ले लें, कितना गिवन हो गया? 3:5। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि R1 3 और R2 5 है, ये तो रेशियो है। तो हम इसको k टाइम्स ले सकते हैं या x टाइम्स ले सकते हैं। x टाइम्स ले लो, 3x:5x। ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन ये हो गई। अब बताओ हाइट। हाइट को हम क्या ले लेंगे? h1:h2। वो कितना गिवन है? 2:3। तो यानी कि 2y:3y। ये x भी नहीं ले सकते, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि जिस कांस्टेंट से वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी वैसे आप देखो कांस्टेंट के लिए x और y गलत ले रहे हैं, जमीन गवारा नहीं दे रहा मैंने। वेरिएबल की पादी में आते हैं x और y हमेशा। कांस्टेंट के लिए आप a ले लो, b ले लो, k ले लो सदा बाहर। नहीं तो फिर आगे जब सीनियर क्लासेस में आओगे ना, जब साइंटिफिक मैथ शुरू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर से, तो फिर सदा बाहर कांस्टेंट होता है वहां पे लैम्डा, ऐसा बनता है। ठीक है, बट अभी x और y तो मत लो यार, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ मुझसे ये पाप नहीं होया जाएगा ठीक है, ओके। सो डू वन थिंग, ए और ए ले लो और बी और बी ले लो। ए बी तो कांस्टेंट रख सकते हैं अपन, है ना? हाँ, बी बी। ठीक है, ओके। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे? किसका रेशियो पूछा है उसने फाइनली? कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो किसी भी टाइप का एरिया का रेशियो पूछे, लेट्स से कर्व सरफेस एरिया, तो CSA 1 और CSA 2। पहले का CSA, दूसरे का CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R1:H1, उसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस H1 है, और 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो अल्टीमेटली R1 और H1 मल्टीप्लाई हुए और R2 H2 मल्टीप्लाई होके क्या हुए? तो देखो R1 क्या है? 3A इंटू H1 क्या है? 2B। तो सर आप तो 3 into 2 कर रहे थे, तो A और B भी हो गए, कोई बात नहीं, कट जाएंगे तो इधर भी तो होंगे, इधर भी तो होंगे ना। R2 क्या हुआ? 5A इंटू 3B। तो पहली फुर्सत में तो ये काटो। मैं क्या अंग्रेजी में कह रहा था इसको, इससे ये तो कह रहे थे। हाँ, वो कट गया, वो एक अलग बात है ना, 3 से 3 भी गया, तो आंसर इज 2:5। डन, डन, इज इट डन? ओके,
एक एक नया क्वेश्चन आया मेरे माइंड में। अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछता तो क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला पे जाओ, देखो पाई आर और सी से क्या होता था, देखो सी से क्या होता था 2 पाई आर एच। तो आर और एच पे डिपेंड करता था सब कुछ। आर और एच सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने रेशियो को सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करा दिया। अब वॉल्यूम में घुसे हम, तो वॉल्यूम में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का पहले स्क्वायर हो रहा है फिर एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेशियो क्या होगा, पहले 3 का स्क्वायर होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 को डायरेक्ट 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्टकट बन गया। 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75। ये रेशियो होगा, कुछ काट पीट कट रहा हो तो काट देना। तो ऐसे अपन शॉर्ट ट्रिक से वॉल्यूम के रेडियस के रेशियो से वॉल्यूम का रेशियो या सरफेस एरिया का या किसी भी और डायमेंशन का रेशियो निकाल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चले नेक्स्ट। यस, अब इसमें है मिसप्रिंट। ठीक है, मतलब इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है ना। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको मंथली इनकम गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। वो हमको ऐसे पता चल रहा है, वो हमको ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मोर देन वर्ड्स का यूज हो गया। मोर देन या लेस देन वर्ड का यूज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होती, वो कैसी होती है, क्यूमुलेटिव। और दूसरा कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रही है, तो कॉन्स्टेंटली बढ़ती है कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होती है, वो एफ नहीं होती, इट इज एक्चुअली सी एफ। और ये सी एफ भी कौन से टाइप की सी एफ है, मोर देन टाइप सी एफ है। कौन से टाइप की सी एफ है, मोर देन टाइप की सी एफ। ठीक है, अब क्या करना है फिर हमको, हमको इससे तो जनरल वो बनानी है, क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, जनरल क्लास इंटरवल, जनरल क्लास इंटरवल बनानी है इससे। और इससे ये सीएफ है तो सीएफ से अपने को जनरल फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, चलो तो पहले अपन करते हैं क्लास इंटरवल का काम। तो देखो मोर देन 10,000, तो जो मोर देन के बाद लगा रहता है वो लोअर लिमिट होती है, जो मोर देन के बाद लगा रहता है वो लोअर। तो 10,000 है, शॉर्ट में मैं 10K लिख देता हूँ ना। 10K से लेकर 13K, फिर 13K से लेकर 16K, 16K से लेकर 19K, देन आ जाओ 19K से लेकर 22K, एंड देन 22K से लेकर 25K, और फिर 25K से लेकर 28K, क्योंकि 3 का गैप चल रहा है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, देखो 10,000 से ज्यादा कमाने वाले 100 फैमिलीज हैं। ठीक है, 10,000 से ज्यादा कमाने वाली 100 फैमिलीज हैं, यानी सारी की सारी फैमिलीज ही हैं 10,000 से ज्यादा कमाने वाली। तो 10,000 से 13,000 के बीच में कमाने वाली कितनी होगी, तो आप देखो 13,000 से ज्यादा कमाने वाली 85 फैमिलीज हैं और 10,000 से ज्यादा कमाने वाली 100 फैमिलीज हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप ही तो होगा। तो 10,000 से 13,000 के बीच में कमाने वाली जो फैमिलीज होंगी दैट विल बी 185 का डिफरेंस, दैट मीन्स 15 फैमिलीज। और एक बार बस लिंक पकड़ लिया, अच्छा अच्छा तो इसका डिफरेंस कर रहा है, तो अब बाढ़ में जाए सारा लॉजिक, अब तो करते जाओ डिफरेंस, इसका करो फिर इसका करो फिर इसका करो फिर इसका करो। एक बार बस ट्रेंड पकड़ना है कि अच्छा ऐसे डिफरेंस हो रहा है, तो एक बार चलो एक बार और वेरीफाई कर लो ज्यादा से ज्यादा। क्या कह रहा है ये कि 13,000 से ज्यादा कमाने वाली 85 फैमिलीज हैं और 16,000 से ज्यादा कमाने वाली 69 फैमिलीज। तो 13,000 और 16,000 के बीच की जो फैमिलीज होंगी उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन सेंस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चलो अब कर दो फटाफट। 85 माइनस 69 कितना होता है, 16। 69 माइनस 50 कितना होता है, 19। एंड 50 एंड 33 कितना होता है, 17। देन 33 एंड 15 कितना होता है 18। और लास्ट में 15 एज इट इज होता है। तो मोर देन सीएफ की एक पहचान बताई थी कि पहले लास्ट फ्रीक्वेंसी सीएफ से मैच करेगी, है ना, और जो सबसे ऊपर वाली होगी वो टोटल से मैच करेगी। तो एक बार बस आप इसका टोटल लगा दो, 100 आ रहा है क्या, लगा दो। वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसने पूछा नहीं है टोटल वोटल का, बट फिर भी ठीक है ना। ये टोटल लगाने से ये हो जाएगा कि हाँ हमने सही बनाई है। अब उसने क्या पूछा था, 16,000 से 19,000 के बीच में कमाने वाली इस इनकम रेंज की कितनी फैमिली से, तो आंसर शुड हैव बीन 19 फैमिलीज, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने ऑप्शन ABCD कुछ भी लिखा है, लिखा ही नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ भी लिखा है तो आपको 1 मार्क का फ्री मिल जाए। ठीक है, फ्री मार्कर। चले नेक्स्ट पे, क्या नेक्स्ट, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो मोड का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो, इनफैक्ट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो 13 बार रिपीट होने वाले जो आदमी है वो इस क्लास में बैठा है, तो ये मेरी मॉडल क्लास है। मतलब इस क्लास के लोग जो 13 बार रिपीट होते हैं, तो मैं मान लूंगा जो आदमी सबसे ज्यादा बार रिपीट अज्यूम कर लूंगा वो इसी क्लास में बैठा है।
ठीक है ना, सिमिलर सी बात है यार, ये क्लास है ना हमेशा टॉप पे आती है, तो जो बेस्ट प्लेयर है वो इसी क्लास का होगा, अजम्पशन हो जाता है ना। ठीक है, तो मॉडल क्लास ये हो गई, मॉडल क्लास ये हो गई। अब क्या करना है आपको, लोअर लिमिट निकालनी है, बच्चा भी बता दे 20। ओके, ऑप्शन नंबर सी 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, ये कैसा क्वेश्चन है, 0.02, तो नॉन अकरेंस की बताओ 0.98, 1 माइनस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है आपको। सो इट इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 माइनस 0। भाई प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हर हाल में क्या होता है, 1 होता है, 0.9, ऑप्शन सी। चलिए अब 19 एंड 20 पे हम चर्चा करेंगे एक बार। जो जिनको बिल्कुल नहीं आता ऐसा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, और कोई भी डाउट हो तो पूछेंगे। देखो 19 एंड 20 के लिए और 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे फिक्स हैं, सारे सैंपल पेपर में पिछली बार भी आए थे, तो ऐसे मान के चलेंगे, इस बार कुछ नया पैटर्न दे दिया कह नहीं सकते, बट आएगा, आप तो मानो यही आएगा। ठीक है, क्या कहता है, रीजंस एंड अजर्शन। अजर्शन का मतलब होता है कथन, कथन एक ऐसा कथन जो किसी कारण के से स्थापित हुआ हो। भाई अभी कथन कहते हैं इसको, वैसे अभी कथन मतलब एक ऐसी चीज जो कोई आपने पहले एक स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट के बेस, कंक्लूजन कह सकते हो आप इसको, कंक्लूजन है ना। तो अजर्शन दे रखा है, असर्शन को ए से इन्होंने डिनोट किया है, और रीजन दे रखा है आर, इंग्लिश में होता है असर्टिव सेंटेंस, उसी से बनाई अजर्शन। ठीक है, सो अजर्शन तो है ये, रीजन है ये। फिर सर हमको करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि अजर्शन ए के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो सही है क्या, एंड देन फिर अजर रीजन आर के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो सही है क्या, पहले आपको ये चेक करना है। पहला काम आपको ये करना है, इसको दोनों को चेक करना है। ठीक है, चेक कर लिया। अब होगा क्या, मान लो कि या तो दोनों सही होंगे, या दोनों गलत होंगे, या एक सही और एक गलत होगा, ऐसा ही होगा, इससे क्या अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, देखो अब, तो अब दोनों गलत होने का ऑप्शन नहीं है, तो 3 चीजें रह गई, या तो दोनों सही, या पहला वाला सही अजर्शन सही, और या फिर रीजन सही। अब अगर मान लो कि इसमें से अजर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, अजर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, फाइन। और अगर मान लो उल्टा हो जाए कि अजर्शन फॉल्स हो जाए रीजन ट्रू हो जाए, तो आपको डी टिक करना है। तो ये तो क्लियर हो गया, सी और डी तो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है भाई, अजर्शन और रीजन में से जो सही है उस हिसाब से सी एंड डी टिक हो जाएगा। अब ए और बी थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, ए और बी दोनों क्या कहते हैं कि दोनों सही है, अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन ए क्या कहता है कि इस रीजन की वजह से वो अजर्शन स्थापित हो पाया, मतलब इस बात को बोलने का जो बेस बना, कारण बना, वो ये कारण बना। और ऑप्शन बी क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये अपने किसी एक अलग कारण से आया और ये अपने किसी अलग, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। ये कोई अलग बात कह रहा है लेकिन सही कह रहा है, ये कोई अलग बात कह रहा है लेकिन सही कह रहा है, बात दोनों सही कह रहे हैं लेकिन बातें दोनों डिफरेंट डिफरेंट कह रहे हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ऐसा अगर ऑप्शन है तो आप ऑप्शन नंबर बी चूज करो, बताओ समझ में आया। ऑप्शन ए कब चूज करना है, जब दोनों सही हो और ये वाली बात जो है इसको बोलने का जो बेस बना वो ये वाली बात बन जाए, मतलब इस कारण से, इस बात से ये बात स्थापित हो, ये इसका कंक्लूजन हो, ऐसे मान लो ये इसका क्या हो, कंक्लूजन हो, तब तो आपको ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करना है। ऑप्शन बी कब सेलेक्ट करना है, जब दोनों सही हैं बट कोई किसी का बेस नहीं बन रहा है, ये अलग से अपनी कोई बात कह रहा है और ये अलग से अपनी कोई दूसरी हवा में बात कह रहा है, पर सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करना है। और सी और डी कब सेलेक्ट करना है, जब एक ए सही हो और बी आर गलत हो, या फिर आर सही हो और ए गलत, और दोनों गलत का तो चारों में से कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, समझ गए। चलो अब स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो ये करना है अपने को, एक जना वन एट ए टाइम, बैठो 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 बैठो, टाइमिंग तुम्हारी जोरदार है, तोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, चलो देखो, एचसीएफ 50 और 20 का एचसीएफ और 50 और 20 का एलसीएम 1000 होता है, ये बात ये कह रहा है। ठीक है, तो हमने एक चीज सीखी है कि 2 नंबर है ना हमारे पास, ये वाली बात हमने सीखी है, एज ए रूल याद करिए, बोलो करिए कि नहीं करिए, कि ए और बी 2 नंबर का एचसीएफ और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सीखिए, सीखिए कि नहीं सीखिए, सीखिए ना। तो ये बात तो बिल्कुल एक रूल है, और जो ऊपर वाली बात है वो इसी की बदौलत तो है। आप सोचो अगर मैं ये बात नहीं सिखाता तो इसको चेक कर पाते क्या, ये सही है कि गलत है, या निकाल पाते क्या, नहीं निकाल पाते। तो ये जो बात है इसकी बदौलत है, तो बात ये भी सही है, बात वो भी सही है,
और असर्शन जो है रीजन का कंक्लूजन बी है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जिसमें वो कह रहा है असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन आर जो है रीजन असर्शन ए का एक्सप्लेनेशन है, उसका कारण है, ये कारण है इसलिए ये बात है, समझ गए। और मान लो ये इसका कारण नहीं बनता तो फिर ऑप्शन नंबर बी वुड हैव बीन आवर आंसर। ओके, समझ आया अच्छे से? बोलो नितिशा बोलो। समझ आ गया? ठीक है ना? चलो, वैसे इसमें एक ऑप्शन ई भी होता है, आपके स्ट्रक्चर में पता नहीं क्यों शामिल किया है, ऑप्शन ई होता है कि दोनों ही गलत है ना, असर्शन भी गलत है रीजन भी गलत है। उस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 20 में वो ऑप्शन ई आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसमें भी आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने अटेंड किया। चलो रीड करते हैं। देखो असर्शन क्या कहता है कि x,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 0,0 एंड 2,0, तो x की वैल्यू 1 होगी। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नहीं यार, सही है सही है, सॉरी सही है, इसमें नहीं था फ्री के मार्क्स, किसी और क्वेश्चन में था। हाँ वापस आ जाओ। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट इससे जितनी दूर है ये पॉइंट उससे भी उतनी ही दूर है। तो इक्वी डिस्टेंट के लिए अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल के बराबर रख देंगे, और बराबर रख देंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर ये सब काम हो जाएगा तो ये करेक्ट, ये सही साबित हो जाएगा। करके देखें। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसकी दूरी निकालते हैं। क्या फॉर्मूला? x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 यानी x का होल स्क्वायर, देन 1 माइनस 0 यानी 1 का होल स्क्वायर का सम का रूट। ये तो आ गया इसके और उसके बीच की दूरी आ गई। अब आ जाओ इसके और उसके बीच की दूरी, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? और ये दोनों दूरियां क्या हैं? इक्वल है। तुम लोग इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो, देखते हैं वो 1 आती कि नहीं आती। तो ये गया ये गया, ठीक है। फिर खुलने के बाद 1 स्क्वायर भी गया गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है बोलना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, सॉरी 4x माइनस 4x प्लस 4। यस, नाउ व्हाट? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी गया, तो 4x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो दैट मीन्स ये बात तो सही कह रहा है, ये बात तो सही कह रहा है। अब रीजन के पास चलते हैं। रीजन क्या कहता है सुनो, रीजन क्या कह रहा है कि x1 y1 और x2 y2 अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनका मिड पॉइंट ये होता है। तो पहले बताओ, पहली बात तो बताओ ये मिड पॉइंट होता है क्या? फॉर्मूला ही गलत दे रहा है। जनरली आपको जो रीजन वाली पॉइंट स्टेटमेंट होगा उसमें कोई फॉर्मूला होगा, कोई थ्योरम होगी जनरली, गारंटी नहीं कह सकते पर जनरली। तो फॉर्मूला ही ये था, अभी अभी अपन ने करा भी था। तो ये रीजन तो हो ही गलत गया, तो एक ही बात सही है, केवल एक ही बात सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। लेकिन लेटस से एक सिचुएशन कंसीडर करें, अगर यहां पे ये प्लस होता तो आपका आंसर क्या होता? सोच के बताओ। ए होता? करके बताओ, एक मिनट करके बताओ। हाँ करो करो करो, जो बोल रहे हो करो। 0+2 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1। आगे तो सुनो, 0+0 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 1 होता है। आप साबित कर दो कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। इक्वल डिस्टेंस पे होना और मिड पॉइंट होना क्या सेम चीज है? अब सुनना, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। ये मिड पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? ये मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट है वो दोनों से बराबर की दूरी पर है। मिड पॉइंट होना गारंटी है इस बात के होने की कि वो दोनों से बराबर की दूरी पर है, लेकिन बराबर की दूरी पे होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उसका मिड पॉइंट है। देख देख देख, ये दोनों बराबर की दूरी पे, क्या ये इन दोनों का पॉइंट मिड पॉइंट है क्या? क्या ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है क्या? मिड पॉइंट हमेशा एक ही लाइन में आता है। कोलिनियर पॉइंट्स के केस सेक्शन फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मिड पॉइंट है तो बराबर की दूरी पर है, इस चीज की गारंटी है। बट अगर बराबर की दूरी पर है तो वो मिड पॉइंट है, इस बात की गारंटी नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, सुनो, जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो इस फॉर्मूले से नहीं किया है। इस फॉर्मूले से करता तो इसकी वैल्यू 1 आती ही नहीं, सॉल्व भी नहीं हो सकता।
इसको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से किया है। किससे किया है? और ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर इन केस ये प्लस बी होता तो ऑप्शन बी आंसर होता, जो कहता है कि असर्शन ए और रीजन आर दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वो अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है, बट ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। उसका आंसर इसकी वजह से नहीं आया, उसका आंसर इंडिपेंडेंटली आया। ओके, समझ आया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक सेक्शन होता है। आप 2 मिनट पानी वानी पी के आओ। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक मैं भी ले रहा हूँ और उसके बाद कंटिन्यू कर, नहीं बाहर नहीं जाना, ओनली 2 मिनट ब्रेक। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर शो। सेक्शन नंबर बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर ए में हमने मल्टीपल चॉइस खत्म किए और 20 क्वेश्चन अगर अपन इतनी देर में खत्म किए तो 20 ही बचते हैं। तो ऑल्दो वो सब्जेक्टिव हैं, लेकिन हम तो उसी प्रोसेस में करेंगे ना। अभी हमने उसको भी पूरा ही सॉल्व किया, तो लगभग इतना ही टाइम और हमको लगेगा। चलो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर बी। सो कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ हाउ मेनी मार्क्स ईच? 2 मार्क्स ईच। ओके, ठीक है, और एक इंटरनल चॉइस है नीचे वाले क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो बेसिकली नो सॉल्यूशन की जो सिमेट्री थी वो क्या थी, याद है किसी को? बोलो। यस, यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके साथ जो धोखा हुआ होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आपने इस पार्ट को इग्नोर किया होगा, क्योंकि जब वो नॉट ही इक्वल है तो क्यों ही सोचना, हम यही कर देते हैं। तो जिन्होंने ये किया देखो उनके साथ क्या हुआ। A1 A2 B1 B2, ये तो आपको पता चली गए होंगे। ये है A1, ये है B1 और ये है C1, है ना, और ये है A2 B2 C2, ये तो पता चली गया होगा। चलो इस सिमेट्री में इन चीजों को अरेंज करते हैं। लेट्स सी। सो A1 इज K डिवाइडेड बाय A2 इज 8, तो K डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय K। अब जिन्होंने इतना करके छोड़ दिया उनका आंसर आ रहा होगा K स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड K इक्वल टू प्लस और माइनस 4, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। सुनो, आप एक बार वहां पे 4 पुटअप करो, K की वैल्यू 4 पुटअप करो, देखो क्या होगा। K की वैल्यू 4 पुटअप करो, इन इक्वेशंस में K की वैल्यू 4 पुटअप करो जरा। 4 4 4 4, 4 जगह पुटअप करोगे, देखो ये क्या हो गया, 4x, मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, नीचे बोलो 8x प्लस 4y इक्वल टू। बेटा सारे रेशियो बराबर हो गए, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन ले आए। गई भैंस पानी में? आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन ले आए हो, जबकि उसने कहा था नो सॉल्यूशन लाना है। तो के की जो 2 वैल्यूज थी प्लस और माइनस 4, वो उसमें से प्लस 4 वाली वैल्यू हट जाएगी अगर आप इस बात को मद्देनजर रखोगे, शुड नॉट बी इक्वल टू C1 बाय C2 को भी मद्देनजर रखोगे। ठीक है, सो के इक्वल टू प्लस और माइनस 4 इज रॉन्ग। ठीक है, के इक्वल टू माइनस 4 इज द राइट आंसर ओनली। 4 रखते ही तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए ना, तीनों सिमेट्री मैच हो गई, जबकि ये तो नॉट इक्वल चाहिए था। प्लस माइनस 4 में प्लस 4 भी आंसर होता है। अगर आप लिख के आए हो प्लस माइनस 4, दैट मींस यू एग्री दैट द वैल्यू ऑफ के कैन बी 4 और इट कैन बी माइनस 4, तो के इक्वल टू 4 तो गलत है ना। क्यों दे दूंगा डेट नंबर, गलत तो गलत है। वो बात की बात है कि इसको क्या नंबर मिलेंगे। कुल मिला के इट इज रॉन्ग, कुल मिला के इट इज रॉन्ग। ठीक है, चलें आगे। अभी अपन उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि इस पार्ट पे। अभी आप फोकस करो कि ये गलती हम बोर्ड में ना करें, जो कि 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है ना, इससे बचना है। तो सिमेट्री पूरी अरेंज करनी है, सिमेट्री पूरी अरेंज करनी है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें क्या, नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 भी लिखना भाई, K माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये क्या है K। ठीक है, तो यहां से K की वैल्यू जो आई मुझे क्या मिली, +4 और -4। किसी भी एक रेशियो को पकड़, इसको पकड़ ले या इसको पकड़ ले, दोनों बराबर हैं। लेट्स से मैंने इसको पकड़ लिया, 2 बाय K को पकड़ लिया 2 बाय K शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, K माइनस 2 बाय K से तो K गया। अब K की वैल्यू हम अभी तक हमारे पास 2 आई थी, 4 या -4, तो आप ऐसी K की वैल्यू यहाँ पे रखो कि ये नॉट इक्वल हो जाए। तो अगर आप 4 रखते हो तो ये इक्वल हो रहा है, तो -4 रखो भाई। पहले दुनिया के सारे नंबर आपके पास हैं, K की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक स्टेज पे आप इस पॉइंट पे आ गए कि अब K की 2 ही वैल्यू हो सकती है सर, सारे नंबर फिल्टर हो गए। अब अगले फिल्टर प्रोसेस में आपने वो एक नंबर भी हटा दिया और K की एक ही वैल्यू बची, क्या, -4। समझ गए? तो यानी कि तीसरे वाले एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखना है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 इज
In the given figure, D is parallel to AC. D is parallel to AC. Fine. Okay, fine. एंड एक रेशियो गिवन है, तो बेटा एक पैरेलल वाली चीज और एक रेशियो। जब पैरेलल वाला पॉइंट गिवन होता है तो बीपीटी लगता है, थेल्स थ्योरम, और जब रेशियो गिवन होता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगता है, यानी कि इसमें दोनों लगने वाले हैं। आपको प्रूव करना है डीसी पैरेलल एपी। तो एक एक पॉइंट पकड़ो। देखो सबसे पहले गिवन है डीई पैरेलल एसी, तो इसकी मदद से बीपीटी लगाते हुए क्या बात कही जा सकती है, फिगर पे आओ। देखो डीई पैरेलल एसी, तो आइडेंटिफाई द ट्रायंगल। ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो जिसमें बीपीटी लग सकती है। ये वाला ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूं, चेक करो। ये ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ। अब इस ट्रायंगल में अगर डीई पैरेलल एसी है तो व्हाट कैन यू कंक्लूड, बी डी डिवाइडेड बाय डीए, डीए है ना, इक्वल टू बीई डिवाइडेड बाय एसी। ये कह सकता हूं मैं बाय अप्लाइंग बीपीटी। इधर लिख देता हूं, बी डी है ना, वो थोड़ा छुप गया हमें, बी डी डिवाइडेड बाय, आगे बोलो क्या है, डी है ना भाई, डी और वो ए है, बी डी डिवाइडेड बाय डी ए इक्वल टू बीई बाय। तो एक रेशियो मिल गया आपको और एक रेशियो गिवन था, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मान लूं। ये रेशियो गिवन था, इसको इक्वेशन मान लो, और जो ऑलरेडी गिवन रेशियो था उसको इक्वेशन 2 मान लूं। तो उसका एक एक पार्ट इक्वल आ गया, चेक करो। देखो यहाँ पे बीई बाय ईसी इधर भी है और इधर भी है, तो अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये पार्ट हैज टू बी इक्वल टू दिस पार्ट। बोलो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट कैन आई कंक्लूड, from equation 1 and 2 I can write it as BD divided by DA will be equal to BC divided by CP. Fine, is this thing clear to all? अब हमारे पास रेशियो है, अब हमारे पास रेशियो, तो रेशियो से कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिए जाए। क्या लगा दी जाए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दी जाए, तो जो चीज मिलती है एज ए रिजल्ट वो एक पैरेलल वाला, पैरेलल लाइंस वाला पॉइंट होता है। तो अब वापस ट्रायंगल में आओ। प्रियांशु क्या प्रॉब्लम है, इज देयर सम प्रॉब्लम? फोन आ रहा है तो बाहर जाओ और आराम से बात करो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। अब देखो BD डिवाइडेड बाय DA, चेक करो, BD डिवाइडेड बाय DA हमारे पास अभी कौन सा रेशियो है, इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय CP। सो इट क्लियरली सेज दैट DC हैज टू बी पैरेलल टू AP। ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करोगे, ट्रायंगल BAP। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ये रेशियो गिवन है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगते ही क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, DC, जो भी उसने प्रूव करवाया, DC पैरेलल टू AP, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ आया, बोलो समझ आया। तो बेसिकली कंपाइल करें इस क्वेश्चन को, तो हमको क्या क्या, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, एक बार आप पॉज करके वीडियो को पॉज कर करके देख लेना अगर सॉल्यूशन कहीं से नोट करना है। देखो बेसिकली हमको एक रेशियो गिवन था और एक पैरेलल वाला पॉइंट गिवन था, यस और नो, एट द स्टार्ट। पैरेलल वाले पॉइंट पे हमने बीपीटी लगाया, क्या लगाया, तो इससे भी एक रेशियो मिला, एक ऑलरेडी गिवन था। इस रेशियो और इस रेशियो की मदद से एक तीसरा रेशियो मिला, उस रेशियो पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया, क्योंकि कन्वर्स लगाती पैरेलल वाला पॉइंट मिल जाता है, तो फाइनली हमको वो रिक्वायर्ड पैरेलल वाला पॉइंट मिल गया जो हमको चाहिए। ये इसका रोड मैप बन गया। डन, कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था। तो आपकी बुक का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंजेस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो अब इसका सेकंड पार्ट जो था वो ऑप्शन था, वैसे तो आरबीएससी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि सीबीएसई का तो ये ओमिटेड है ना। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट लेंथ 7.8 सेंटी। अब इसमें करेक्शन ये मार्क कर लो कि एक्सटर्नल डिवीजन आपके कोर्स में ही नहीं है, ये किसी ने पूछा भी नहीं ना, मैंने बताया, और जिन्होंने किया उन्होंने अंडरस्टूड मान लिया कि इंटरनल सिखाया तो इंटरनली कर दो, है ना। इंटरनल डिवीजन ही सिखाया है मैंने क्योंकि आपके कोर्स से बाहर है, तो एक्सटर्नली आ गया तो आपने इंटरनली कर दिया, ठीक है, आपको करना भी यही है। अगर आपको कोई चीज लगती है कि कोर्स से बाहर है या बाहर, तो आपको वहां पे लड़ाई नहीं करनी है, बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको जो सिखाया वो कर दो। अगर इन केस वो कोर्स से बाहर है तो वैसे ही आपको फ्री के मार्क्स मिल जाने। अटेम्प्ट जरूर करके आना है, छोड़ के नहीं आना है कि कोर्स से बाहर है, तो अगर फ्री के मार्क्स चाहिए तो, है ना, ठीक है। चलो, तो इंटरनल डिवीजन से मुझे एक लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर को रेशियो 8:5 में डिवाइड करना है। एक या दो बच्चों ने किया है, किस किसने याद खड़े करो, अंश ने किया है, ओके। देखो फटाफट से समझो जिन्होंने भी किया। अच्छा सीबीएसई वाले बोर होंगे, उन्होंने एक बार भी नहीं देखा इसको, देख लो अपने पर्सनल नॉलेज के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेट्स से द लाइन सेगमेंट इज AB, 7.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। बना दी बेटा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इनिशियल पॉइंट को पकड़ के कोई भी एक्यूट एंगल बनाएंगे, एनी एक्यूट एंगल, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल।
उसके बाद क्या करेंगे, हमको रेशियो क्या गिवन है, रेशियो क्या गिवन है 8:5। तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे रेशियो का, 8 और 5 का सम कितना होता है 13। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पस लेंगे, कॉम्पस में थोड़ी सी रेडियस खोल लेंगे, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा कम, इतनी छोटी भी नहीं कि कंजस्टेड हो रहा है, इतनी बड़ी भी नहीं कि पेपर से बाहर जा रही है ना, एवरेज कोई सी भी रेडियस खोल। लेकिन एक बार जो फिक्स कर ली वो फिक्स हो गई, फिर आगे के लिए उसको बार बार नहीं बदलेंगे। और हम 8 + 5 कितना होता है 13, सम ऑफ रेशियोज कितना आ गया मेरे पास 13। सो व्हाट विल बी डू, विल कट 13 इक्वल आर्क्स ऑन दिस आर्म, 1 2 3 4, एक के ऊपर एक, जैसे काटा फिर उसके आगे फिर उसके आगे फिर उसके आगे, समझ गया ना कैसे काट रही है भाई। यहाँ पे सेंटर रखा तो ये आग कट गई, फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सेंटर रखा फिर ये कट गई, फिर इस इंटरसेक्टिंग ये कट गई, ऐसा करते करते कितनी आग काटनी है 13। काफी इंटरेस्टिंग सा ये कॉन्सेप्ट था जो सीबीएसई वालों ने मिस किया था, कोई बात नहीं, ओमिटेड है बट चीज सारी सीखनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट निकला, जो लास्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनको मार्क कर देंगे हम A1 A2 A3 अप टू A13, लास्ट वाले को B से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ तो कोई डाउट। अब आपको रेशियो क्या चाहिए 8:5, तो आप आठवां पॉइंट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आठवां पॉइंट होगा कौन सा निकला 5 6 7 8, सो दिस वन इज B A8। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके देखो, सो A8 को A8 से मुझे वही सेम एंगल बनाना है जो आपको यहाँ बनाना है। अब आपने कभी सीखा नहीं होगा और आप मिस भी करी थी आपने क्लास, तो आपको पता नहीं है, ये सेम एंगल मुझे यहाँ बनाना है कैसे भी करके। तो कैसे बनाते हैं पता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल सिमिलर टू एन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एंगल, बिना कॉम्पास की उसके प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद नहीं लेनी कि नाप लिया और बना दिया, ऐसे नहीं। देखो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉम्पस खोलेंगे कितना भी, अगेन अब चेंज कर सकते हो कॉम्पस, वो कॉम्पस क्या था केवल 13 आर्क्स तक था, अब चेंज कर सकते हो, एक आर्क काटेंगे कहीं इसको कॉम्पस, इसको सेंटर पे रख के एक आर्क काटेंगे, काट दी, उसी सेम रेडियस से A8 पे बनाना है ना सेम एंगल, सेम रेडियस की एक और आर्क काट देंगे, काट दी, काट दी। अब आप कॉम्पस से यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे, मेजर कैसे करते हैं, एक एंड पे तो रखो सेंटर, जिसको अपन वो निडल जो पार्ट होता है, एक एंड पे रखो पेंसिल, उसको एडजस्ट करो, कॉम्पस को ऐसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करो ताकि ये जो रेडियस है ये मेजर हो जाए। हो गई, हो गई बेटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर रखेंगे और इस कटी हुई आर्क पर, इस कटी हुई आर्क पर वापस आर्क काट देंगे, काट दी। और जैसे ही मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, जैसे ही मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, तो अब ये थोड़ा सा सही नहीं कटा क्योंकि फ्री हैंड से काटी मैंने, ये यहाँ कटिंग करी है ना, जैसे मैं ज्वाइन करूंगा ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा ही होगा, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल बनेंगी क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए ना। एक बार जो लाइन पैरेलल बन गई तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला बेटा, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली इनको 8:5 में डिवाइड करेगा। कैसे करेगा आप सोच सकते हो, सोचो बताओ कौन बताएगा क्यों करेगा भाई, ऐसा मैजिक कैसे हो गया कि ये इसको 8:5 में डिवाइड करेगा। पीपीटी लगाओ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, देखो ये यहां से लेके यहां तक 8 हिस्से हैं, ये यहां से लेके यहां तक 5 हिस्से हैं, तो अभी बीपीटी लगा दो ना, 8/5 है तो वो भी 8/5, अगर ये पैरेलल है तो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल, और पैरेलल हमने आगे होके बनाई है तो है होगी सही, पैरेलल बनाने के लिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। तो जिन्होंने किया है अगर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये बेटा 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स में से आधा नंबर तो हम इसमें देंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, एंड 1.5 मार्क्स विल बी फॉर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। अच्छा उसके बाद फिर आपको एक्चुअल मेजरमेंट भी करना है, तो टोटल 7.8 है, तो 8:5 में डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में होगा, देखो 13 6 जा 78 होता है, तो 8 6 जा 48, तो 4.8 सेंटीमीटर इधर होगा, एंड 30 है ना, देगा बाद में तैयार मेजर हो। करना है। अगर ये 4.8 मिलेगा तो ही करेक्ट है। अच्छा सर कितना फ्लक्चुएशन, थोड़ा वो तो चलता है, बिल्कुल चलता है, 0.1 ज्यादा या 0.1 कम चलेगा, दैट मींस 4.8 से 4.9 चलेगा और 4.7 चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। और अगर इधर फ्लक्चुएशन है तो ऑटोमेटिकली उस पार्ट में फिर उतना ही हो जाए, इधर 0.1 ज्यादा आ रहा है तो उधर कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। डन, चले आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, किया था किसी ने, आंसर क्या आया था 6 सेंटीमीटर, 6 या 7 आया था, 7 गलत है, 6 करेक्ट है। सुनो अब ध्यान से सुनो,
कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के लिए पहले तो मैं समझा रहा हूँ लॉन्ग कट। अगर 4 नंबर का होता तो ये करते जो मैं भी कर रहा हूँ, जो अभी मैं कर रहा हूँ वो कब करते? जब ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता। 2 नंबर के लिए क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले बता दूंगा तो फिर लॉन्ग कट में इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, है ना? फिर आओगे सर ये सही है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो ये सर्किल है, तो ये बी पॉइंट से टेंजेंट है या नहीं है? बी आर और बीपी सेम होंगे, इक्वल होंगे। ये सी पॉइंट से टेंजेंट है या नहीं है? सी आर और सी क्यू ये दोनों भी इक्वल होंगे। और ये ए पॉइंट से टेंजेंट है एपी और एक्यू, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। नाउ यू आर गिवन दैट कि ये टोटल कितना है? 48 और ये टोटल कितना है? 14। तो आप पहले तो पाइथागोरस का निकाल लेना, 50 आ जाएगा। बताओ कैसे निकालोगे जल्दी से? 2 कॉमन ले लेंगे, यस वेरी गुड। 48 एंड 14 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं सो इट विल बी लाइक 24 एंड 7, एंड 24 और 7 के साथ ट्रिपलेट बनता है 25 का, एंड 25 2 जा क्या होता है? 50। तो आपको 48 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आप 50 निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार ये काम तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, नाउ व्हाट, अब आपको इन सर्किल, जो उसका अंदर सर्किल दिखाई दे रहा है इसको इन सर्किल कहते हैं, इसकी रेडियस निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब अंदर वाला कह लो, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अभी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 होगा, तो कुल मिला के ये एक स्क्वायर बन गया क्या? तो अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी रेडियस निकालने के लिए क्यों ना मैं बी आर निकाल दूं या बीपी निकाल दूं? अब सारा क्वेश्चन गया बाढ़ में, आपको बी आर या बीपी की लेंथ चाहिए, दैट्स इट। अब बी आर और बीपी की लेंथ को लेट्स से मैंने मान लिया एक्स, एक्स तो इधर भी एक्स। ये टोटल कितना था? 40, तो एक्स इधर तो बचा हुआ। ठीक है, ये टोटल कितना था? 14, तो एक्स इधर तो बचा हुआ। अरे वाह, ये और ये तो बराबर थे, तो ये 48 माइनस एक्स, तो ये भी 48 माइनस एक्स, और ये भी बराबर थे, तो ये 14 माइनस एक्स, तो ये भी। तो ये अब टोटल कितनी हो गई? 48 प्लस 14 माइनस एक्स माइनस एक्स। 48 प्लस 14 कितना होता है? 62। 62 माइनस 2x, 62 माइनस 48, 14, यस 48 और 14 कितना हुआ? 62 माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू, और 50 हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है, कितना आ रहा है? 50। ठीक है ना, तो 2x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका ये। अच्छा, इतना करने के बाद आप ये पाइथागोरस भी लगा सकते हो। कैसे? 48 का स्क्वायर, बता रहा हूं मैं, ऑप्शन है, अगर किसी ने लगाया तो गलत नहीं उसका भी। 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू 62 माइनस 2x का होल स्क्वायर, मुझसे भी कर सकते हो, लेकिन 62 माइनस 2x का होल स्क्वायर मुझे पता है 50 है, तो मैं क्यों उतनी मेहनत करूं? ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब शॉर्टकट सुनो, ये तो है लॉन्ग कट, है ना, 4 नंबर या 3 नंबर में करना। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करना था, आपको एक फॉर्मूला लगाना था, रेडियस ऑफ इन सर्किल, लिखवा भी रखा है मैंने, यस, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल of a plus b minus c divided by 2, right angled triangle is always equal to, by a direct formula, a plus b minus c all divided by 2, where a and b are the perpendicular sides and c is the hypotenuse। तो c तो हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंड, तो आपने ये निकाल लिया है 48, 14 और ये 50, ये तीन चीजें आपने वैसे निकाली है, तो आंसर विल बी 48 प्लस 14 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वही आ रहा है 62 माइनस 15 यानी 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, डन। और अगर मैं आपसे सरकम सर्किल का पूछता तो, सरकम सर्किल का रेडियस पूछता तो वो भी बताओ, क्योंकि अभी प्री बोर्ड में आपको इन सर्किल दिया तो कोई गारंटी थोड़ी ना कि बोर्ड में भी इन सर्किल आएगा, बोर्ड में तो सरकम सर्किल भी आ सकता है। उसका रेडियस होगा हाइपोटेन्यूज का आधा, दैट्स इट, खत्म कहानी। हाइपोटेन्यूज का आधा, अगर ये 50 है तो इस सर्किल का रेडियस 25 होगा ही होगा। c/2, उसका फॉर्मूला याद कर लो, c/2, तो इसका a प्लस बी माइनस c/2, डन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, चलो 24 पे चलते हैं। 24 को कैसे किया बताओ? दो नंबर के लिए कैसे किया? तो यार एच निकालने वाला तरीका हमेशा लास्ट में छोड़ना है, बताया था, और उस पहले बताया हुआ है कि वो अंतिम, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे तब बताया कि हाइट निकाल के सब कुछ निकाल, भाई आपने ऐसे किया है, चलो उस तरीके को भी देख लो एक बार। तो आपने कैसे किया है कि कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? 3/41 है, और कॉट ए की वैल्यू वैसे क्या होती है बोलो? मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना, शॉर्ट में कहें तो। हाँ, ठीक है, सो आप यहाँ से b की वैल्यू 3k एंड p की वैल्यू 4k अज्यूम कर सकते हैं, यानी बेस कितना हो गया मेरा? 3k, एंड परपेंडिकुलर साइड कितनी हो गई मेरी? 4k। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी? 5k, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगी 5k।
एक बार एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों चीजें पता चल गई तो कुछ भी निकाल लो। कुछ भी कैसे निकाल लो, क्या चाहिए उसको, साइन ए और कॉस ए तो चाहिए। तो साइन ए बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 4k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 5k। सो बेसिकली कैसे के कैंसिल आउट हो गए 4। ये तो है बेसिक बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है ना। साइन ए और कॉस ए विल बी इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इट विल बी लाइक बेस कितना है 3k डिवाइडेड बाय 5k। सो k से k अगेन कैंसिल आउट एंड इट इज 3/5। सो 3/5 4/5 को आप उधर पुटअप कर दो और आंसर आ जाएगा ना। तो 3/5 4/5 तक क्लियर है। अब देखो साइन ए प्लस कॉस ए, तो 3/5 प्लस 4/5, 4/5 आया था ना कॉस ए, या उल्टा लिख दिया मैंने, सही है ओके। और नीचे उल्टा लिख दिया ऐसा लग रहा है, 4/5 प्लस 3/5 आया था, साइन ए 4/5 आया था एंड ये 3/5, तो प्लस 3/5 और नीचे क्या आ जाएगा 4/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय, है ना। तो 4/5 3/5 यानी कि 7/5 एंड 1/5, 5 से 5 गया 7/1 7। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब सुनो ध्यान से, देखो आपको गिवन क्या है, कॉट ए इक्वल टू 3/4। तो आपको जो चीज प्रूव करनी है उसमें साइन एंड कॉस है ना। तो कॉट में से भी, सो कॉट को भी तो अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे तोड़ेंगे तो साइन एंड कॉस उसमें से भी तो निकलेंगे। तो तोड़ो ना इसको, इट इज लाइक कॉस ए बाय, आप कहोगे सर इसमें क्या हुआ, तो कौन सा आप कॉस ए की वैल्यू 3 और साइन ए की वैल्यू 4 रखने दोगे, नहीं रखने दूंगा, बिल्कुल नहीं रखने दूंगा। पर 3k और 4k तो रखने दूंगा, उसके लिए मना करूंगा क्या। अब 3k और 4k रखो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो क्या है साइन ए बाय कॉस, साइन ए प्लस कॉस ए, तो 3k प्लस 4k 7k एंड साइन ए माइनस कॉस ए 4k माइनस 3k के कैसे के कैसे। द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इतना ही करना है। भाई आप मुझे एक चीज बताओ, परपेंडिकुलर और बेस के केस में हाइपोटेन्यूस ऐसे ही तो k मान के निकालते हो, तो वो परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्यों सीमित रखते हो, वो कॉस और साइन के लिए भी तो सीमित कर एक्सपेंड कर सकते हो उस प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है 2 नंबर के लिए अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है चलें आगे, चलो नेक्स्ट। बाकी मैंने वो वाला तरीका भी बता दिया, आपने किया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बट आप कह रहे थे पेपर छूट गया, तो फिर ये तरीके अपनाना शुरू करो तो फिर पेपर नहीं छूटेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 22, वेरी इजी। सर्कमफ्रेंस 2πr गिवन है कितना 22, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है 2πr की वैल्यू बोलो कितनी 22। सो करो एक्सपेंड, रेडियस निकालो, 2 × 22/7। अच्छा हु सर्कम, देखो सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, द फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालो जिसका सर्कमफ्रेंस, ये तो किसका, सर्किल का। हो गई गलती, आपने सर्कमफ्रेंस भी क्वाड्रेंट का मान लिया। आपको रिलेटिव प्रोनाउन तभी तो पढ़ा है इंग्लिश में, इसका एंटीसीडेंट सर्किल है, तो अगली बात सर्किल के लिए ना कि क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है हु हुम हुज रिलेटिव प्रोनाउन ओके इक्वल टू 22। सो इट इज लाइक 22 से 22 कैंसिल आउट होके इधर 0 बचा क्या, यस सर 1 बचा, क्या बचा 1, 0 तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 7/2। ठीक है चलो अब क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज बेसिकली द 1/4 पार्ट, ये होता है क्वाड्रेंट। तो आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल के डिवाइड बाय 4 कर दो, यानी πr² डिवाइडेड बाय 4, 22/7 इंटू आर क्या है 7/2 इंटू अगेन 7/2 और होल डिवाइडेड बाय 4 करना है तो 1/4 कर दूं। 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, दैट्स इट 11/8, नहीं 11 इंटू 7 भी तो 77/8, 77/8 यस। तो करो सॉल्व, डेसिमल में आ जाएगा, पूरा पूरा कर जाएगा। क्या 8 9 या 72 नहीं करना रहा, 8 9 या 72। अगर आपको 7 8 9 जा सोचना है तो आपको ऐसे करके करने की जरूरत पड़ रही है, 8 8 जा 64, 8 9 या 72 डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। 8 9 या 72 पाप है ये करना 10th क्लास में बैठ के। 5 5 बचा रिमाइंडर 50, अब 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर बचा 20, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर बचा 40, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है 9.625। चले नेक्स्ट, कहा नेक्स्ट मतलब, तो क्या हुआ 2:30 बजे के निकले हुए हो, मैं सुबह 6 बजे का निकला हुआ हूँ, मैं भी अभी कभी घर नहीं गया। क्या क्या कह, अच्छा मैं जवान हूं और तुम बच्चे हो, तो बच्चों में ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए बोलो। ओके
चुपचाप बैठे रहो। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी फटाफट हो जाएंगे, कल के भरोसे नहीं छोड़ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन में सुयश आपको प्रॉब्लम थी, तो घर जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? हाँ बोलो, अभी भी समझ नहीं आया? देखो क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का टुकड़ा है, कितना लंबा? 20 सेंटीमीटर। तो लेट से जब वायर सीधी होगी तो ऐसा होगा, वो उसको बेंट कर दिया, ऐसे ऐसे कर देते हैं ना अपन, ऐसा करके ऐसे दबा के ऐसा कर देते हैं ना, जैसे सीधा है उसको तो दबा के ऐसा कर देते हैं, बेंट कर दिया और एक सर्किल बनाने की कोशिश करी गई। अब सर्किल अगर बन जाता तो ऐसे बनता, और सर्किल जो होता है सेंटर पे 360 डिग्री जो है सबटेंड करता है ना, लेकिन वो पूरा सर्किल नहीं बन पाया, वो 60 डिग्री सबटेंड करने वाला सर्किल ही बन पाया, यानी वो ऐसा ही बन पाया, बेंट होके वो ऐसा ही बन पाया, मतलब इतना ही सर्किल का इतना ही पार्ट बन पाया कि ये 60 डिग्री ही सबटेंड कर पाया। अगर वो पूरा सर्किल सबटेंड कर देता तो 360 डिग्री होता। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये यहां पे 20 सेंटीमीटर का था तो उस केस में ये लेंथ ऑफ आर्क भी 20 सेंटीमीटर की ही होगी, ये पार्ट इधर ही तो लगेगा इसमें, तो इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, एंगल गिवन है, रेडियस निकाल लो, इतना ही काम करना था। हाँ, ये भी तो सर्किल ही है। एरिया ऑफ सर्किल का मतलब उसको सर्किल बनाने की कोई, एरिया ऑफ सर्किल का मतलब क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, ये सर्किल है तो आप कहोगे ये सर्किल है, मैं कहूंगा ये एरिया ऑफ सर्किल है। एरिया मतलब ये पूरा सर्किल, समझ में आई बात? तो लैंग्वेज का फर्क है, सर्किल और एरिया ऑफ सर्किल में कोई फर्क थोड़ी ना है। एरिया ऑफ सर्किल बनाने की कोशिश करी गई, एक ऐसा एरिया बनाने का कोशिश करी गई जो सर्किल ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो आपको लगा शायद एरिया निकालना है ना? तो 2πr इंटू सॉरी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बोलो, L इक्वल टू थीटा ऑन 360 इंटू 2πr, और वो एक्चुअली गिवन है कितना? 20। सो थीटा भी गिवन है 60, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस चाहिए इक्वल टू वो कितना है? 20। ठीक है, करो सॉल्व। 6 टाइम्स ये गया, 3 टाइम्स फिर गया, सो आर इक्वल टू 20, 3 इंटू 7 ऊपर जाएगा एंड 22 नीचे आएगा। फाइन, 7 से 21, 2 42, 420, अभी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, काटा नहीं हमने, 11 टाइम्स 10 टाइम्स, तो ये 10 और ये 11। ठीक है, सो अब करो 210/11, इतना भी छोड़ दोगे तो मिल जाएंगे मार्क्स। जो पूरा पूरा नहीं कटता ना उसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं होती, जो पूरा पूरा कटता है ना उसको डेसिमल, जैसे पिछले 8 से डिवाइड हो रहा था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। कैसे कर पता चलता है कि पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? हमारा चैप्टर 1 अभी पेंडिंग है, 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 11 के 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स छोड़ने, तो ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, सो वी कैन कीप इट द वे इट इज, है ना? और अगर ये मान लो 8 होता तो 8 का तो 2 फैक्टर होता है तो कटेगा, उसको करना है। चले 6 मार्कर और 3 मार्कर पे 6 क्वेश्चन हैं इसके। हाँ जी, √7 को इरेशनल प्रूव करना है, रहने दो ये क्या बात थी? क्या टाइम हो रहा है बताओ? नहीं है बस की बात, चलो फिर कल ही करेंगे। तो पार्ट 2 में हम सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये 3 सेक्शन कल डिस्कस करें। ओके, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।